नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 12 रानी। और इस विधा का प्रकार है रेखाचित्र और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी और निधन 1987 ईस्वी सन में हुआ। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको न्यू में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र न्यू सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचनाओं के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। आज आप ही के द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र रानी हम पढ़ेंगे। रेखाचित्र किसे कहते हैं? चित्रकार अपने सामने रखी वस्तु या व्यक्ति का रंगहीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, उसे रेखाचित्र कहते हैं। साहित्य जगत में भी साहित्यकार अपने कुछ यादों को शब्दों के द्वारा इस तरह से अंकित करता है जिसे मानो वो आज ही उभर के उसके सामने खड़ी है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा को बचपन से ही जानवरों के प्रति बहुत लगाव था और उन्होंने जितनी भी रेखाएं चित्र लिखी तो कहीं ना कहीं उसका संबंध जानवरों से रहा। महादेवी वर्मा जब छोटी थी तो वो इंदौर में रहा करती थी और रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य अधिकता थी। इसके अतिरिक्त इसके अलावा वो अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधे कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ही उनका ज्ञानवर्धन उनका ज्ञान बढ़ा सकता था, बस उनको घूमता देखते तो वो रामा से पूछते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घूमते देख विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास उनकी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ इस तरह के वाहन नहीं होते। लेखिका कहती है कि एक दिन हम तीनों ने बापूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा ना रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत लेखिका ने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेट रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनवाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख करने के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस कि जो घोड़ों की देखभाल करता है उसको साइस कहते हैं। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत ही प्रभावित और आतंकित हुए कि भयभीत हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया।
रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी कुतिया और निकी नेवला के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन तक उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, यानी कि हमको उसको देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली, यानी कि हमारी उससे दोस्ती हो गई। रामा ने उसका नाम पूछने पर बताया कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या यानी जलन और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। महादेवी उसकी सुंदरता को याद करती हुई कहती है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि उनकी आंखों में बसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कान के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ पारदर्शी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उछले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहे चबाते रहने पर भी छत विछत यानी घायल नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल यानी कि मोर के पंख का झाड़ू की तरह उपयोग करना के समान उठाती गिराती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पटल पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगे हैं, यानी कि सामने दिखाई देने लगे हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः इसलिए अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारी स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे एक मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। फिर क्या था, हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी एक सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेर वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं।
निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर आसन पर आसीन हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता यानी कमजोरी को जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से यानी कि धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे पेट जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैर पर मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु उससे ना जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चय ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी हो गई जैसे पश्चाताप के प्रस्तर प्रतिमा हो यानी पत्थर की मूर्ति हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखने लगी, हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और ना जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय यानी कंगन की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछा तो सब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, यानी कि बहुत ही अनोखी घटना है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव को काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का वह अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा, न प्रस्ताव।